वेलकम फ्रेंड, युक्ति आई से वे टू सक्सेस में आपका स्वागत है। यदि इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ लाइक और शेयर का बटन दबाकर अपने दोस्तों के साथ युक्ति आई को साझा करें। साथ ही साथ आप बेल आइकन को दबाएं ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और जो भी युक्ति आई पर नवीन प्रयास किए जा रहे हैं उससे आप सबसे पहले अवगत हैं। जो आगामी परीक्षाओं के संदर्भ में जो सीरीज चलाई जा रही है युक्ति आई के द्वारा, जो भी यूपीएससी प्लस पीसीएस जो भी एग्ज़ाम होंगे प्लस जो लोअर पीसीएस एग्ज़ाम होते हैं उसको ध्यान में रख के जो आपको टॉपिक वाइज जो 1 वीक में सिलेक्शन कराया जा रहा है टॉपिक, उसमें जो भी प्रश्न आएंगे उसमें आप ऐसी स्थिति में हो जिसमें सभी प्रश्न सॉल्व करने की स्थिति में आ जाए। हम लोगों का प्रयास यही है और निरंतर यही रहेगा। आप चलिए देखते हैं आज जो पीछे सेक्शन में इसका पार्ट 1 और 2 में क्या हो चुका है। आज इसका लास्ट पार्ट होगा जिसमें सभी आयाम को देखते हुए आज इसे टॉपिक को समाप्त कर दिया जाएगा और इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन होंगे नेक्स्ट वीक में आपको इससे पूछा जाएगा। चलिए देखते हैं। जिसमें पहले इसमें हो चुका है नागरिकता करा दिया गया। नागरिकता क्या है, इससे संबंधित जो भी बातें इसको देख लिए गए। उससे कुछ नोट्स बातें थी जिसमें मैंने आपको बोला था कि इसे आप देख लीजिएगा, एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं। इस बहुत ही जो भी नोट हमारे द्वारा लिखा जाता है टॉपिक में उसे आप विशेषकर ध्यान दीजिएगा क्योंकि उसी से क्वेश्चन आपको अधिकतर प्राप्त होंगे। और कुछ विशेष बातें होती है जो मेन टॉपिक से हटकर होती है और वो उस टॉपिक का बेस होता है। इसलिए आप जो भी नोट्स हमारे युक्ति आईएएस में देखेंगे इस प्रकार का नोट दिया रहेगा, उसे आप देखिएगा अच्छे तरीके से, उसे अच्छा से कवर कीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक हुआ था नागरिकता संबंधी प्रावधान। इसके एक बिंदु थे, उसमें क्या आर्टिकल में क्या क्या चर्चा थी उसकी चर्चा की गई थी, सभी आर्टिकल को देखे थे। उसके बाद नेक्स्ट आपको इसमें संवैधानिक प्रावधान क्या थे, कुछ अनुच्छेदगत जो बातें लिखी गई थी उसमें कुछ विशेष बातें थी उसे देखे थे। उसी प्रकार नेक्स्ट इसमें एक नोट और आपको यहाँ मिला गया 19 जुलाई 1948 वाला, इसे आप अच्छे तरीके से देख लें। फिर नेक्स्ट नागरिकता अधिनियम 1955 की चर्चा किए थे जिसमें नागरिकता कितने प्रकार देने की बात की गई थी। और भी बहुत सी बातें नागरिकता अधिनियम 1955 में हुई हैं और विभिन्न संशोधनों 2019 तक कुल जो 9 बार संशोधन हो गया उसमें विभिन्न आयाम जोड़े गए, वो क्या है आगे देखेंगे आज। इसके बाद कितने आधार पर नागरिकता दी जाती है, जैसे जन्म से नागरिकता, वंशाधिकार के आधार पर नागरिकता, पंजीकरण नागरिकता, देशीकरण के बाद, भूमि अर्जन के बाद, इसकी विस्तृत चर्चा किया था मैंने। उसके बाद नेक्स्ट आपको नागरिकता समाप्ति कैसे की जा सकती है, इसके शर्त क्या है, परित्याग और शर्त, इससे संबंधित जो भी बातें थी मैंने आपसे चर्चा की थी। और इसमें कुछ बात आपको नोट बोला था। फिर यहाँ तो देख रहे हैं प्रत्येक टॉपिक में कुछ कुछ नोट्स लिखा हुआ है, नोट जिससे मुख्य बिंदु लिखा हुआ है, इसे आप देख लीजिएगा, बेहतर तरीके से इसे कवर कर लीजिए। जो भी स्टूडेंट नए हैं वो इस तरह पीछे के सेशन में जाकर आप देख सकते हैं क्या कौन से टॉपिक में पार्ट 1 और पार्ट 2 में किस तरह चीज़ें बताई गई, आप वहां से देख सकते हैं। साथ ही साथ नोट अपना बनाएं, जो भी बताया जाता है उसे आप एक फ्लो चार्ट सिनॉप्सिस टाइप का बनाइए, उसको कि एग्ज़ाम के दौरान आपको बेहतर तरीके से तैयारी करने का रणनीति वो दे। फिर नागरिकता संबंधी विवाद था, इस पर विशेष चर्चा की थी। सोनिया गांधी विवाद, पीएम विवाद जो था 2003 में, वो देखा था हम लोगों ने। उसके बाद कुछ नोट इसमें भी लिखा हुआ था, कुछ मुख्य बिंदु, तो ये भी देख लीजिए। विदेशियों के लिए भारतीय नागरिकता संबंधी जो प्रवासी भारतीय का जो चलन बढ़ा वो किस रूप से बढ़ा, कौन ऐसे थे जो जिसके समिति के गठन के बाद प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन किया जाने लगा, इस पर देखे थे। अब देखते हैं आज के सेशन में। देखिए आज विदेशों में बसे भारतीय मूल के लोगों की श्रेणियां क्या क्या, इस पर चर्चा करें, जिसमें एनआरआई, पीआईओ और ओसीआई जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, इस पर विशेष कर चर्चा करें। चलिए आगे बढ़ते हैं सेशन को बिना लेट किए हुए। तो सबसे पहले अनिवासी भारतीय, नॉन रेसिडेंस इंडियन, एनआरआई किसे कहा जाता है, क्या एनआरआई की शक्तियाँ क्या क्या है, फिर एनआरआई का कॉन्सेप्ट क्या है और किस रूप से यह देखा जाता है, एनआरआई को क्यों महत्वपूर्ण है, ये सब चीज़ें देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है। सबसे पहले है क्या ऐसे भारतीय नागरिक जो नौकरी अथवा व्यवसाय के उद्देश्य से वर्ष में 182 दिन या उससे अधिक समय अवधि के लिए विदेश में बसते हैं। तो आप यहाँ
देख रहे हैं 182 दिन, तो एनआरआई के संबंध में जब भी प्रश्न होगा 182 डेज के तक लगातार वो बाहर बसते हैं किसी व्यवसाय या अपने विकास कार्य के लिए, नौकरी या व्यवसाय संबंधी, तो उन्हें अनिवासी भारतीय एनआरआई नॉन रेसिडेंस इंडियन के रूप में जाना जाता है। भारतीय पासपोर्ट धारण करते इस संबंध में वो, और वो लगातार 182 दिन बाहर रहते हैं इंडिया से, तो उन्हें एनआरआई माना जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ और अन्य किसी नियुक्तियों पर भारत सरकार द्वारा भेजे जाने वाले व्यक्तियों को भी अनिवासी भारतीय दर्जा दिया जाता है। देखिए यहाँ पर महत्वपूर्ण बातें हैं कि जो हमारे राजदूत हैं, एम्बेसडर हैं, जो विभिन्न देशों में रहते हैं, उनको क्या स्टेटस दिया जाता है। या मान लीजिए हम लोग का एम्बेसडर कहीं हम लोग राजदूतावास है अमेरिका में, ब्रिटेन में या ऑस्ट्रेलिया में या किसी और देश में, तो उसमें जो भारतीय कर्मचारी होगा उनको किस रूप से दर्जा दिया जाएगा, तो उसे एनआरआई का ही दर्जा दिया जाता है। भले वो भारत सरकार के कार्य अधीनस्थ के रूप में कार्य करते हैं, वहाँ पर भारतीय एनआरआई के रूप में वो यहाँ पर जाने जाएंगे। तो प्रश्न यहाँ महत्वपूर्ण है, तो वो व्यक्ति किस रूप से कार्य करेगा, क्योंकि वो 182 दिन से अधिक वहाँ बाहर निवास करता है, तो उसे एनआरआई का दर्जा दिया जाता है या माना जाता है। तो इसके संबंध में कुछ नोट है, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, ये देखते हुए क्या है महत्वपूर्ण बिंदु। पहला, अनिवासी भारतीयों द्वारा नब्बे समय के मांग, थोड़ा सा इसको मैं चेंज कर लेता हूँ। चलिए, समय के मांग की जा रही थी कि उन्हें भारत में आम चुनाव में मतदान का अधिकार दिया जाए। तो इन एनआरआई के संबंध में जो बातें की गई थी, तो उनको पहले मताधिकार संबंधी अधिकार नहीं थे कि मत दे सकते थे। तो भारत सरकार द्वारा वर्ष 2011 में अधिसूचना जारी करके अनिवासी भारतीयों भारत में मतदान के रूप में पंजीकरण कराने की सुविधा प्रदान की गई। तो यहाँ कब किया गया? 1911 में। तो प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है, एनआरआई को भारतीय चुनाव प्रणाली में कब से वोट देने या मताधिकार देने के लिए सुविधा प्रदान की? तो वो पंजीकरण रजिस्ट्रेशन करा के अपना वोट दे सकते हैं। उसके लिए विभिन्न प्रक्रिया है। जब चुनाव प्रक्रिया को जब मैं चुनाव आयोग जब पढ़ाऊंगा, उसमें सारे चीज़ों को डायमेंशन को समझाऊंगा कि एनआरआई किस रूप से अपना मत दे सकते हैं, विभिन्न चीज़ें। पर अभी फ़िलहाल इतना ही जाने कि क्या होता है। फॉर्म 6A अर्थ के माध्यम से विदेशों में रहने वाले सक्षम मतदाता जो है आवेदन करके मतदाता सूची में अपना नाम सम्मिलित करवा सकते हैं। तो 6A फॉर्म क्या होता है? ये चुनाव आयोग के द्वारा जब चुनाव कराया जाता है, उसमें जब आप सुनते होंगे बार बार आपका रजिस्ट्रेशन कराया जाता है, चुनाव से पूर्व पंजीकरण कराया जाता है। ये 6 फॉर्म A वही होता है, उसमें भी ये एनआरआई अपना नाम दर्ज करा सकते हैं, उसके बाद चुनाव की प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। तो बहुत सी बातें यहाँ पर महत्वपूर्ण है। तो आप 2011 याद रखिए, फॉर्म 6A रखिए, वो कब करा सकता है मतदाता सूची में नाम, ये आपको इम्पोर्टेंट है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय मूल के व्यक्ति PIO पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन जो हैं उनको PIO कहा जाता है। तो ये कौन होते हैं, इनको देखते हैं सबसे पहले। तो ऐसे भारतीय जो स्वयं या उसके पूर्वज कभी भारत के नागरिक थे, लेकिन वर्तमान में ये लोग किसी दूसरे देश के नागरिक बन चुके हैं। जैसे PIO किनको माना जाएगा? उनका वंश कभी भारत में रहा है, इंडिया में रहा है, कभी मान लीजिए 100 साल पहले रहा या 70 साल पहले रहा, या आज़ादी से पूर्व जो भी बातें उससे पूर्व रहे हैं, या बहुत से 200 साल पहले रहे, पर उनका सारा जो भी उनसे संबंधित वंश है यहाँ रहा, पर उनके वर्तमान वंश के जो लोग हैं वो किसी देश के नागरिक बन चुके, जैसे अमेरिका के, मॉरिशस के। अब मॉरिशस के बारे में हमेशा बार बार सुनते हो, मॉरिशस के प्रधानमंत्री यहाँ पर गए, अपने निवास स्थान पर गए। अफ्रीका के बहुत से लोग ऐसे भारतीय हैं जो वहाँ उनके मूल निवास भारत में है। तो वैसे जो व्यक्ति हैं उन्हें PIO का पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन माना गया। तो इस ऐसे व्यक्तियों को जिनके पास कभी भी भारत का पासपोर्ट, कभी भी ऐसे व्यक्ति जो कभी भी भारत का पासपोर्ट रहा है, उनके माता पिता, दादा दादी अथवा नाना नानी में से कोई भी, देखिए भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत तत्कालीन भारत क्षेत्र में निवासी रहा हो या किसी ऐसे क्षेत्र का निवासी था जो बाद में भारत का हिस्सा बन गया, तो उस व्यक्ति को उसके वैवाहिक संबंधी को भारतीय मूल का व्यक्ति माना जाएगा। तो यहाँ देखिए महत्वपूर्ण बातें, यहाँ पर 2 चीज़ें आपको यहाँ सामने आती है। भारत शासन अधिनियम 1935 का जिक्र यहाँ मिलता है। तो जब भी प्रश्न पूछेगा तो इस संदर्भ में भी पूछ सकता है, भारतीय मूल के व्यक्ति PIO के संबंध में कौन सा अधिनियम
स्पष्ट करता है, ना भारत का नागरिक बन सकता है। तो भारतीय शासन अधिनियम 1935। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसे इसमें नोट कुछ लिखा हुआ है। मुख्य बिंदु क्या है? ऐसे व्यक्ति जो श्रीलंका, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश के नागरिक हैं अथवा कभी रहे, वो भारतीय मूल के व्यक्ति रूप में शामिल नहीं होंगे। तो फिर मैंने आपको कल भी बोला था कि जब भी चर्चा परिचर्चा जब होगा हमारे पड़ोसियों का, तो उसमें PIO मूल के चीज़ें जो हैं यहाँ भी देख रहे हैं आप, शामिल नहीं माना जाता है। तो आप जो वर्तमान विवाद है उसको इसी संदर्भ में समझिए कि जब भी हमारे पड़ोसी देशों के बातें जब चलेंगी तो वहाँ पर कंडीशनल बात होंगी बनस्पत दूसरे देशों, जैसे अमेरिका हुआ, मॉरिशस हुआ, चीन हुआ, क्या कहते हैं आपको, इंग्लैंड हुआ, साउथ अफ्रीका हुआ, ऑस्ट्रेलिया हुआ, इन सब जो देश आएंगे उसके बनस्पत यहाँ पर कुछ कंडीशन जरूर होगा हमारे पड़ोसी राज्यों में। तो जो भी नागरिकता संबंधी अधिनियम बनेंगे वहाँ पर कंडीशनल जरूर होगा। श्रीलंका, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश जो हमारे पड़ोसी महत्वपूर्ण पड़ोसी देश हैं, तो उनमें कंडीशनल अप्लाई किया जाता है। तो ये कभी नहीं समझे कि अगर कोई सरकार अगर ऐसी कंडीशन रखती है तो वो किसी धर्म जाति विशेष के संदर्भ में कुछ आपको नकारात्मक सोच रखती है, ऐसा कभी नहीं है, क्योंकि ये शुरू से प्रचलन में है। क्योंकि हमारे पड़ोसी देशों के साथ संबंध, अंतर संबंध कुछ विवादास्पद रहे हैं, इस कारण से ये जो भी चीज़ें होती हैं वो उसके बिहाफ में छिपी होती है। उसका मुख्य ध्येय यही रहता है हमारे आपसी जो संबंध है उसके बीच में ये तकनीकी जो बातें वो कभी भी एक दूसरे का अंतर्विरोध न करे। इसलिए जो भी 2019 का जो नागरिकता संशोधन अधिनियम में जो इतना जो सभी लोगों के द्वारा विरोध किया गया, उनके मांग हो सकती है, पर सरकार जो सरकार है भारत सरकार, वो अपने कार्य और गतिविधि पूर्व में चली आ रही प्रकृति के अनुसार ही करती है कि पूर्व में क्या प्रचलन है इस संबंध में, या पूर्व के जो नियम कानून है उसमें क्या बदलाव किए जा सकते हैं, इस संदर्भ में ही वो कार्य करती है। तो जब भी नागरिकता संशोधन 20 साल बाद भी बनेगा या 50 साल बाद भी बनेगा, तो इसमें इन देशों के लिए कंडीशनल बातें, बहुत सी कंडीशन आधारित बातें होंगी। तो आप यहाँ पहली बार इस बात को समझ लें कि क्यों हमारे पड़ोसियों के साथ कंडीशन रहता है। आप बताइए PIO के संबंध में क्या कंडीशन हो सकता था? बस यही एक कंडीशन हो सकता है कि वो कभी भारत के मूल निवासी रहे हो, या भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत वो रजिस्टर्ड रहे, या भारत का पासपोर्ट धारण करते हो। फिर भी अगर इन देशों के साथ चर्चा की गई है तो विशेष बात होंगी। इसी तरह आगे भी बातें आपको स्पष्ट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है, PIO कार्ड क्या है। अब ये PIO कार्ड देख लीजिए क्या है। तो भारतीय मूल के व्यक्तियों के लिए वर्ष 2002 में भारतवंशी कार्ड PIO कार्ड जारी किया गया, प्रक्रिया प्रारंभ की गई। इस कार्ड में द्वारा भारतवंशियों को निम्नलिखित सुविधाएं दी गई। तो कौन कौन सी सुविधाएं थी? 3 सुविधाएं महत्वपूर्ण थी, उसके अतिरिक्त बहुत सी थी, पर एग्जाम के दृष्टि से 3 महत्वपूर्ण सुविधाएं थी। क्या थी? भारत में आने की तिथि से 180 दिनों तक विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण अधिकारी FRRO फॉरेन रीजनल रजिस्ट्रेशनल ऑफिसर जो होते हैं उनके पास पंजीकरण कराना छूट दी गई, पंजी जो कराने की छूट दी गई। इन जो PIO कार्ड बनवाते हैं PIO कार्ड, उनको ये छूट दी गई कि 180 दिन पूर्व की जो अवधि थी उनको छूट दी गई कि वो रजिस्टर करवा सकते हैं। भारतीय मूल के व्यक्ति का कार्ड धारक व्यक्ति कार्ड जारी होने की तिथि से 15 वर्ष तक बगैर वीज़ा से भारत आ सकता है। तो PIO कार्ड में जो बातें की गई वो जिनके पास होगा तो 15 वर्ष तक बगैर वीज़ा से आ सकता है, उसे भारत में आने के लिए वीज़ा की आवश्यकता नहीं होगी। फिर भारतीय मूल के व्यक्तियों के कार्ड धारक को भी अनिवासी भारतीयों के समान आर्थिक और वित्तीय और शैक्षणिक सुविधाएं प्राप्त होंगी, परंतु कुछ सुविधाएं इनको नहीं मिलती या दी जाती। जैसे भारतीय मूल के व्यक्तियों का कार्ड धारक कृषि भूमि खरीद नहीं कर सकता। तो यहाँ महत्वपूर्ण प्रश्न UPSC में पूछा जा चुका है कि जो ये कार्ड धारक होंगे, PIO कार्ड धारक होंगे, वो भूमि अर्जन संबंधी खरीदने का अधिकार होगा तो नहीं होगा। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण बातें हैं, इसे देख लीजिएगा कि किस रूप से बातें यहाँ पर बोली जाती है, की जाती है, कहाँ से प्रश्न बनाए जाते हैं। क्योंकि जब तक आप ये नहीं समझिएगा प्रश्न कहाँ से UPSC प्लस PCS या कोई भी एग्जाम जो लोअर PCS या कोई भी एग्जाम हुआ प्रश्न कैसे बनते, तो देख रहे हैं लाइन बाय लाइन आपको प्रश्न
के आधार मिलेंगे। और ये कोई बहुत बड़ा आपको समझने का, ये बस समझ सकते हैं कि आप उस थिंकिंग को समझिए कि कहाँ से प्रश्न बनने का आधार बनता है। अगर उसको समझ लेते टॉपिक में आपका सिलेक्शन जो भी रहेगा प्रश्न को लेकर वो आसान हो जाएगा। तो इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है वो देखते हैं। भारतीय मूल के व्यक्ति के कार्ड धारक को जो पर्वतारोहण अनुसंधान है के कार्य और मशीनरी गतिविधियों के लिए सरकार की अनुमति लेना आवश्यक होता है। अगर ऐसे कार्ड धारक है, अगर जाके पर्वतारोही करते हैं या कोई मशीनरी गतिविधियों में कार्य करना चाहते हैं तो उनके लिए सरकार की परमिशन की आवश्यकता होती है। चुनाव लड़ने जैसे राजनीतिक अधिकार इन्हें नहीं दिए जाते। तो ये चीज़ आप जानिए कि जो चुनाव लड़ने का अधिकार इनको नहीं मिलता है, ये PIO कार्ड के कार्ड धारक को जो भी होंगे उनको चुनाव लड़ने का भारत में राजनीतिक अधिकार इन्हें नहीं मिलेंगे। तो क्या क्या अधिकार नहीं मिलते यहाँ से स्पष्ट हुआ। कुछ ऐसी गतिविधियां नहीं करने की मिलती है तथा पर्वतारोही धारण कर जो भी चाहेंगे कि हम पर्वतारोही कर सके, जैसे K2 में जाके या तो फिर कंचनजंगा में फिर या कोई भी हिमालय क्षेत्र में जाके या किसी भी प्रकार का जो राफ्टिंग का शौक़ रखते हैं जो लोग, तो वहाँ पर जाके नहीं कर सकते, अनुसंधान कार्य नहीं कर सकते, मशीनरी गतिविधियाँ नहीं कर सकते, भारी मशीनरी गतिविधियाँ जो होता है, साथ में ज़मीन नहीं खरीद सकते, यहाँ पर भूमि अर्जन खरीद नहीं कर सकते हैं। जो चुनाव संबंधी जो कृषि राजनीतिक अधिकार इनको नहीं मिलेगा। तो कुछ कंडीशन है, इसे देख लीजिएगा। फिर नेक्स्ट है भारत में सीमा पारी नागरिक या OCI ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया जो होंगे। अब ये 2000 नागरिकता संशोधन अधिनियम 2005 में सभी देश के भारतीय मूल के व्यक्तियों को विदेशी भारतीय नागरिकता प्रदान करने के लिए प्रावधान किए गए, जब तक कि उनके गृह देश होम कंट्री स्थानीय कानूनों के अनुसार दोहरी नागरिकता प्रदान करते हो। वैसे राष्ट्र को वैसे राष्ट्र के लिए दोहरी नागरिकता का प्रावधान करता है तो वैसे व्यक्ति को भारत में OCI कार्ड दिया जा सकता है। तो वो क्या है इसे देखिए। अपवाद देखिए, फिर यहाँ पर आपको दो देश का नाम आता है, पाकिस्तान और बांग्लादेश का। तो फिर देख रहे हैं यहाँ वैसे व्यक्ति अगर ये दोहरी नागरिकता देंगे भी तो ये इन दो देशों के लिए OCI कार्ड का प्रावधान नहीं किया गया है। तो देखिए 2005 में भी आपको ये प्रावधान आया, तो उससे पहले भी जो सरकारें थी वो भी प्रावधान लाए हैं। तो देख रहे जब भी पड़ोसियों की बात होगी कुछ कंडीशन जरूर होगा। तो ये मान के चलिए कि क्या कंडीशन होता है, किस रूप में कंडीशन होता है, वो हर संशोधन में आपको दिखेगा। तो देखते हैं क्या है। भारत सरकार OCI का प्रारंभ 2005 में किया, इसके मुख्य बिंदु इस प्रकार है कि वो क्या क्या मुख्य बिंदु है देखते हैं। ऐसा व्यक्ति जो भारतीय संविधान लागू होने के समय अथवा उसके पश्चात कभी भी भारत का नागरिक रहा हो, ऐसे व्यक्ति को OCI कार्ड दिया जा सकता है। दूसरा, भारतीय संविधान लागू होने के समय भारत का नागरिक बनने की योग्यता रखता हो। तो भारत का नागरिक कौन बन की योग्यता क्या है आपको बताया था मैंने पहले आगे फर्स्ट लेक्चर में। इसके बाद वर्तमान में वह दूसरे देश का नागरिक है परंतु भारत के किसी ऐसे क्षेत्र से संबंध रखता है जो 15 अगस्त 1947 के बाद अंग बना हो, तो वैसे व्यक्ति को भी OCI कार्ड दिया जा सकता है। इन योग्यताओं को धारण करने वाले व्यक्ति पुत्र पुत्री पोती पोता फिर नाता नातिन भी OCI कार्ड जारी किया जा सकता है। तो अगर कोई ऐसे व्यक्ति उससे संबंधित जो कंडीशन दिया गया वो भी OCI कार्ड प्राप्त कर सकते। तो देखिए यहाँ महत्वपूर्ण कुछ नोट लिखा हुआ, महत्वपूर्ण बातें लिखी, वो क्या है देखते हैं। उनके वैवाहिक संबंधों को OCI कार्ड की सुविधा नहीं दी गई है। वह व्यक्ति जो भी कभी पाकिस्तान बांग्लादेश का नागरिक रहा हो वह OCI कार्ड प्राप्त नहीं कर सकता। तो फिर देखते हैं कंडीशन है, अगर वैवाहिक संबंध स्थापित कर लेता है इन दो देशों के साथ, मान ली कोई युवती या कोई युवक, तो उनके संबंधी को वो OCI कार्ड जारी नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पर OCI कार्ड के दो कंडीशन आपको, एक तो व्यक्ति के संबंध में एक इंडिविजुअल होगा और एक उनके साथ जो लोग होंगे वैवाहिक संबंध जिनके साथ स्थापित कर उनको भी इन दो देशों के साथ आपको OCI कार्ड जारी नहीं होता है।
OCI कार्ड जो होगा कि व्यवस्था दोहरी नागरिकता के रूप में देखा जा सकता है। तो भारत में दोहरी नागरिकता का कॉन्सेप्ट क्या है या नहीं है, ये जब पूछा जाए एग्जाम में तो प्रत्यक्ष रूप से दोहरी नागरिकता नहीं है, और अप्रत्यक्ष रूप से दोहरी नागरिकता इस संदर्भ में देखी जा सकती है। तो अगर कंडीशन डाल दे कि OCI कार्ड के द्वारा दोहरी नागरिकता का कॉन्सेप्ट नज़र आता है या कॉन्सेप्ट है, तो हाँ है। केवल नागरिकता के संबंध में पूछे तो नहीं होगा। तो चलिए नेक्स्ट इसके बाद देखते हैं OCI कार्ड में की समाप्ति कैसे होती है। उसके बाद देखते हैं कोई व्यक्ति जिसे वह OCI कार्ड दर्जा प्राप्त है वह इस योग्यता को समाप्त करना चाहता है तो इस संबंध में निर्धारित प्रारूप के अनुसार घोषणा करना पड़ता है, और केंद्र सरकार द्वारा ऐसी किसी घोषणा को स्वीकार करते ही OCI कार्ड दर्जा व्यक्ति जो भी होगा उसकी नागरिकता समाप्त मानी जाती है। वो एप्लीकेशन देगा, भारत के जो भी सक्षम अधिकारी होंगे उनके पास एप्लीकेशन देगा, और सरकार अगर एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लेती है तो उसका नागरिकता तत्काल समाप्त किया जा सकता है। पर इसके अतिरिक्त कुछ होगा तो OCI इसके अतिरिक्त स्वेच्छा के अतिरिक्त अगर सरकार चाहे तो OCI कार्ड समाप्त कर सकती है, जैसे भारत सरकार द्वारा समाप्त किया। तो क्या कंडीशन है, देखिए आपको कंडीशन आपको नज़र आएंगे। तो पहला है कंडीशन, OCI कार्ड प्राप्त व्यक्ति भारत के संविधान के प्रति असम्मान प्रकट करता है, किसी व्यक्ति को झूठे तथ्यों के आधार पर अथवा कोई तथ्य छुपाकर OCI कार्ड प्राप्त करता है। तो वो आधार कुछ भी हो सकता है। फिर OCI कार्ड प्राप्त करने 5 वर्ष की समयावधि के अंदर 2 वर्ष की सज़ा आपको वो प्राप्त कर लेता है। इसी क्राइम के जिसमें 2 वर्ष का सज़ा उसे मिला है, ऐसा अपराध उसने किया जिसमें 2 वर्ष की सज़ा उसे प्राप्त हो चुका है, तो उस व्यक्ति का OCI कार्ड सरकार छीन सकती है। भारत सरकार की दृष्टि से OCI कार्ड का दर्जा प्राप्त अधिकार जो भी व्यक्ति होंगे, व्यक्ति भारत की संप्रभुता, अखंडता, सुरक्षा, जनहित को नुकसान पहुंचाने संबंधी जो भी आशंका ज्ञात हो सरकार को, तो ऐसे व्यक्ति से वो कार्ड छीन सकती है, दर्जा समाप्त कर सकती है। यदि वह व्यक्ति शत्रु देश या युद्धरत देश के साथ व्यापार करता है तो ऐसी जानकारी साझा करता है जिससे शत्रु राष्ट्र को फायदा होता है, लाभ होता है, भारत को नुकसान पहुंचता है, तो ऐसी स्थिति में उसका कार्ड समाप्त कर सकता है। तो आप जो देखिएगा कि युद्ध के काल भी या शत्रु देश जिसे भारत मान चुका है उसे भी आप उससे अगर रखता है मित्रता, युद्ध काल के दौरान अगर ऐसी स्थिति बनाता है तो OCI कार्ड धारक की नागरिकता समाप्त की जा सकती है। साथ ही साथ जब आप देखते होंगे वर्तमान स्थिति क्या है, इसको देखते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 में मुख्य अधिनियम जो थे उसमें नागरिकता जो भारतीय नागरिकता OCI संबंधी जो प्रावधान थे उसमें संशोधन कर दिया गया है। वो क्या है संशोधन, इसके तहत भारतीय विदेशी नागरिक कार्ड जो OCI कार्ड है, कार्ड होल्डर जो नाम से एक नई योजना चलाई गई, इसे PIO कार्ड स्कीम और OIC जो कार्ड स्कीम था को मिलाकर विलय कर दिया गया। अब इसके जगह इस विधेयक के द्वारा PIO कार्ड योजना को समाप्त कर दिया गया। अभी तक जारी किए गए PIO कार्ड को OIC कार्ड के रूप में दर्जा प्रदान कर दिया गया। तो वर्तमान में केवल ये दर्जा प्राप्त है, NRI की कॉन्सेप्ट बना हुआ है, प्लस आपको OCI कार्ड का दर्जा, PIO का दर्जा समाप्त हो गया, अब OIC का दर्जा सामने है। OIC कार्ड धारक व्यक्तियों का लाभ उनकी चौथी पीढ़ी तक के बच्चों को मिलेगा, जबकि इससे पहले यह सुविधा केवल PIO कार्ड धारक। तो देखिए महत्वपूर्ण बातें यहाँ क्या है कि पहले जो PIO कार्ड धारक था वो उसी इंडिविजुअल मिलता था, अब है क्या OCI कार्ड के उसके 4 जो वंश होंगे, चौथी पीढ़ी तक के वंश को मिलेंगे। एक तो इंडिविजुअल, एक उसके बेटे को, उसके बेटे को, उसके बेटे को, उसकी पुत्री को, उसके पुत्री को इत्यादि, जो भी 4 वंश उसके होंगे। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2016 में क्या बातें हैं ये देखते हैं। इस विधेयक के तहत, हालांकि यह संशोधन विधेयक था, यह पास नहीं हो सका, पर यह संशोधन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए मैंने इसकी चर्चा की है, क्योंकि 2019 का आधार यही है। आप इसको अच्छे तरीके से समझ लेते तो 2019 का विवाद समझ लीजिएगा। चलिए, इस विधेयक इसके तहत हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी और ईसाई नागरिकता की प्रकृतिकरण जो था उनके कारण भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए बनाया गया था, प्रकृति के आधार पर कि इन आधारों पर इन धर्मों के लोगों को कैसे नागरिकता भारत में दिया जाए। तो बिना दस्तावेज के
और वह बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान चले गए थे तथा वहाँ जाने के बाद उनके दस्तावेज निरस्त हो गए। जो माइग्रेट करके वहाँ पर गए इन 3 देशों में और किसी कारण उनके दस्तावेज नष्ट हो गए हैं, तो वैसे व्यक्ति अगर पुनः भारत आना चाहते हैं तो उनके लिए क्या होगा, स्टेटस क्या होगा, उन्हें कैसे नागरिकता दी जाएगी। तो इस संबंध में यह विधेयक नागरिकता संशोधन 1955 में संशोधन करता है, जो बांग्लादेश, पाकिस्तान या अफगानिस्तान में रहने वाले भारतीय मूल के अवैध प्रवासियों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान करता है। तो यहाँ पर अवैध प्रवासी का कॉन्सेप्ट आया, तो वो कौन है? तो वह व्यक्ति जो यात्रा दस्तावेज के बिना देश में प्रवेश करता है। वह व्यक्ति जो दस्तावेज प्रवेश करता है लेकिन अनुमति प्राप्त करते समय अधिक निवास, जो अनुमति करने का जो समय दिया गया उसे से अधिक भारत में निवास कर लेता है। ये 2 आधार है जिसके आधार पर अवैध घोषित किया जा सकता है। तो जो इन व्यक्ति जो थे, ये जो व्यक्ति थे, विवाद, हालिया विवाद इसलिए उठा कि जो भी ये माइग्रेंट व्यक्ति थे, जैसे हिंदू के संबंध में मान कर चलिए आप, तो जो भी यहाँ पर धर्मस्थली, जैसे कुंभ का मेला लगता है प्रत्येक 12 साल पर, फिर उसके आधारित विभिन्न अर्ध कुंभ लगता है। तो इस आधार पर जो कुंभ का मेला लगता है, तो ये धर्म वीज़ा पर, रीजनल वीज़ा पर आते हैं कि हम धर्मस्थली अपने आराध्य के जागरण में जाना चाहते हैं, तो वीज़ा लेके मान लीजिए 2 महीने के वीज़ा पर आते, 2 मंथ के वीज़ा पर आते हैं, तो वापस वह भारत से छोड़ के वो नहीं जाते थे, वो क्योंकि वहाँ पर उन्हें प्रताड़ित किया जाता था। तो इसकी संख्या लगातार बढ़ती गई। ये जो वीज़ा, जो बिना वीज़ा के यहाँ जो लोग रहने लगे, 2 मंथ के बाद जो वीज़ा समाप्त हो जाता है, उसके उनकी संख्या बढ़ने लगी, लगातार बढ़ने लगी। तो उनकी आवश्यकता, ज़रूरतें पूरी करने के लिए सरकार कार्य कर रही थी, पर वो भारतीय नागरिक नहीं माने जाते थे। तो नागरिक नहीं माने जाते थे तो उनके जो राजनीतिक अधिकार है उनको नहीं मिलता था, बहुत से आर्थिक अधिकार नहीं मिलता था, कुछ सरकारी योजनाएं नहीं मिलती थी। इस आधार पर उनका यहाँ पर भी शोषण होता था कि उनका विकास, आर्टिकल 14 के संदर्भ में उनका विकास नहीं हो सकता था, और भी विभिन्न अनुच्छेद है उसके आधार पर इनका विकास नहीं हो पाता था। इसी समस्या को दूर करने के लिए संशोधन में 1916 में लाया गया कि इनसे संबंधित जो भी व्यक्ति होंगे उनको ये 14 आर्टिकल 14 के संबंध में सारे अधिकार मिलेंगे, उनको राजनीतिक अधिकार मिलेंगे, आर्थिक अधिकार मिलेंगे, शैक्षणिक अधिकार मिलेंगे, जो भी मूल अधिकार और मौलिक नीति निर्देशक तत्व के जो कॉन्सेप्ट है, जो भी उद्देश्य है, उसको पूरा किया जा सके। इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए भारत सरकार ने 2016 संशोधन विधेयक लाया, पर बहुत से विवाद उत्पन्न जिसके कारण संशोधन पास नहीं हो सका, कार्यकाल के दौरान नहीं पास होगा। तो फिर ये स्टैंडिंग कमेटी में जाता है, यही बिल स्टैंडिंग कमेटी में जाता है, जो संशोधन अधिनियम 2016 का था, संसद के स्टैंडिंग कमेटी में जाता है, जिसमें विभिन्न पार्टियों, सभी पार्टियों के समान प्रतिनिधित्व होता है, समान प्रतिनिधित्व होता है। इस कमेटी ने इस विधेयक को पुनः स्वीकृत किया, पुनः जो था इसे स्वीकृत किया, और फिर जो भी सरकार के पक्ष को रखने के लिए पुनः इसे स्वीकृति दी कि आप पटल पर रख सकते हैं, संसद की पटल पर। तो ये संशोधन अधिनियम हूबहू वही नागरिकता संशोधन अधिनियम 2016 है, जो A to Z, इसमें कोई भी संशोधन नहीं किया गया था। और ये संशोधन ये था कि सभी स्टैंडिंग कमेटी में सभी राजनीतिक पार्टियों का, स्टैंडिंग कमेटी में सभी पार्टियों का मत प्राप्त था। तो विवाद होने का कोई कारण नहीं माना जा सकता है। भले राजनीतिकरण के लिए कुछ बातें की जा सकती है, पर जब स्टैंडिंग कमेटी में सभी पार्टियों का जब समान अधिकार होता है, उनके पार्टियों के अधिवक्ता जो भी सदस्य होंगे, जो पार्टी की राय रखते होंगे, उन्होंने विरोध जरूर किया होगा, पर स्टैंडिंग कमेटी की A to Z बातें जब मान ली गई इस संशोधन विधेयक 2016 को, जिसे 2019 में हूबहू लाया गया, पास किया गया, तो विरोध का कारण नहीं समझ में आता है। पर कुछ राजनीतिकरण के कारण, कुछ सामूहिक हित की पूर्ति के कारण ये चीज़ें देखी गई। तो उस सब राजनीतिकरण के बात है, उसका चर्चा नहीं करेंगे, पर महत्वपूर्ण बातें जो है, जो एग्जाम के दृष्टि से, वो ज़रूर देखने की आवश्यकता हम लोगों को है, और ये हम लोगों को रखना है, देखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। क्या नेक्स्ट है, ये है कि नागरिकता अधिनियम यह 55 में संशोधन करता है। यह प्रावधान 31 दिसंबर
14 को या उससे पहले भारत में आकर रहने वाले अफगानिस्तान, बांग्लादेश और जो पाकिस्तान के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई को अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा। तो मैंने क्या बताया था अभी, धर्म के आधार पर जो धर्मस्थलियों घूमने के आधार पर जो वीज़ा लिया जाता था, तो उसके आधार पर जो और उसके जो निर्धारित समय के बाद भी वो रहते थे, उसके आधार पर उनको अवैध नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट क्या है, पंजीकरण या देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने की अवधि 11+1 के स्थान पर सरकार ने 5+1 का आधार माना। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान से आने वाले धार्मिक अल्पसंख्यकों को उपरोक्त लाभ प्रदान करने के लिए उन्हें विदेशी अधिनियम 1946 और पासपोर्ट भारत में प्रवेश अधिनियम 1920 के तहत छूट दी गई। तो ये प्रश्न यहाँ से बन सकते कौन से अधिनियम में छूट दी गई, तो ये नेक्स्ट आप देख सकते हैं। साथ ही साथ क्योंकि वर्ष 1920 में अधिनियम विदेशियों को अपने साथ पासपोर्ट रखने को बाध्य करता है, जबकि 1946 अधिनियम भारत में विदेशियों के प्रवेश और प्रस्थान जो भी आने और जाने पर नियंत्रित करता है। तो ये दोनों अधिनियम किस रूप से संबंधित, ये बातें आपसे पूछा जा सकता है। अवैध प्रवासियों के लिए नागरिकता संबंधी उपरोक्त प्रावधान संबंधी 6ठी अनुसूची में शामिल असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा जो क्षेत्र हैं लागू नहीं होगा, आदिवासी क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा। पूरा असम और मेघालय, त्रिपुरा जो क्षेत्र है उसके आदिवासी क्षेत्र उस पर लागू नहीं, उपयुक्त सभी देश भारत के सभी भूभाग पर लागू होंगे। फिर OCI कार्ड पंजीकरण रद्द करने का आधार जो मैंने बताया था अभी नेक्स्ट वही है, यहाँ भी माना गया सेम टू सेम। तो उसे जो बातें वहाँ लिखी गई थी, जैसे धोखाधड़ी नहीं करना, संविधान के प्रति आस्था नहीं रखना, फिर कार्ड बिना रद्द कर देना, ये सब जो संप्रभुता के संबंधी जो चर्चा थी, ये सब बातें जो पहले की गई थी सेम टू सेम वही चर्चा है। अब विरोध क्यों हो रहा है, विरोध ये हो रहा है क्या अनुच्छेद 14 का उल्लंघन माना जा रहा है, जैसे अल्पसंख्यक बहुसंख्या का जो मुद्दा था, तो क्या इसका उल्लंघन माना जा, समानता के अधिकार का उल्लंघन माना जा रहा है। विरोध का कारण ये है, क्या यह मानवाधिकार के पक्ष में है, धर्म के नाम पर बने पाकिस्तान की स्थिति अच्छी नहीं है, इस संदर्भ में विवाद माना जा रहा है। फिर इसके बाद पूर्वोत्तर के लोग विरोध कर रहे हैं, तो लोगों का यह मानना है सरकार असम समझौता के पीछे हट रही है। NRC में 13 लाख लोग गैर मुस्लिम और 6 लाख लोग मुस्लिम हैं, तो इनको नागरिकता देने की बात की जा रही है संदर्भ में। ऐसी कोई बात नहीं है, इसका कॉन्सेप्ट अलग है, NRC का अलग है। फिर जो संशोधन 2019 के आधार पर जो नागरिकता दी जाएगी उसका आधार अलग है। दोनों एक दूसरे को मिसमैच नहीं किया जा सकता। जब भी सरकार NRC पूरे देश में करेगी और तो उसका आधार अलग होगा, क्योंकि कोई भी योजना पूरे देश में क्षेत्र विशेष के आधार पर बनाई जा सकती है। मान लीजिए सेंट्रल योजना मनरेगा भी है, तो उसे लागू करने के राज्यों को स्वायत्तता दी जाती है। तो जब इस प्रकार के ये सेंट्रल आधारित योजना है, फिर भी राज्यों को जब अधिकार दिया जाता है, तो नागरिकता में ऐसा क्षेत्र आधारित कॉन्सेप्ट तो दिया ही जाएगा। तो इस आधार पर इसे एक नहीं माना जाता। भले हाँ बहुत सी बातें एक होंगी, पर कुछ बातें क्षेत्र आधार पर विशेष होंगी जो अलग करेंगी, उनको इस आधार पर नहीं किया। जो NRC असम में की जा रही है, जिसका ये कॉन्सेप्ट 13 लाख लोग गैर मुस्लिम और 6 लाख जो मुस्लिम लोगों का जो कॉन्सेप्ट आया है सामने, जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया, तो असम समझौता का आधार कुछ और है, फिर नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का आधार कुछ और है। यह केवल असम पर लागू है, जो जिसमें ये आंकड़े आपको नज़र आ रहे हैं, ये आपको इससे मिसमैच नहीं होंगे। तो ये सब भ्रमित करने वाली बातें हैं। अब सरकार पक्ष क्या दे रही है, इन देशों में इन समुदाय को प्रताड़ित किया गया है, इन्हें नागरिकता देना भारत का कर्तव्य है, क्योंकि हिंदुओं के लिए भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जहां हिंदू बहुल क्षेत्र है। विश्व में कोई ऐसा देश नहीं है जहां हिंदू बहुल क्षेत्रों की बहुलता है। जैसे ईसाइयों के लिए, क्रिश्चियन के लिए अलग एक देश है, फिर मुस्लिम प्रांतों के लिए अलग है, फिर विभिन्न धर्मों के जो लोग रहते हैं उनकी बहुसंख्यक स्थिति वाले विभिन्न देश है, पर हिंदू संबंधी जो राष्ट्र है वो केवल एक भारत है। इसलिए भारत का ये मानना है कि भारत का एक कर्तव्य है कि जो भी प्रताड़ित होंगे किसी दूसरे देश में अल्पसंख्यक के तौर पर, उन्हें यहाँ पर दर्जा दिया जाएगा, भारत का एक कर्तव्य है। तो ये चीज़ें, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सरकार धार्मिक प्रताड़ना के आधार पर नागरिकता दे रही है।
फिर ये देश मुस्लिम देश है, इसलिए मुसलमानों को इससे शामिल नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट वर्ल्ड पॉलिटिक्स में आता है। जो बहुसंख्यक होता है वहाँ बहुसंख्यक देश में बहुसंख्यक का शोषण नहीं हो सकता है धार्मिक आधार पर। भले आर्थिक, राजनीतिक और शैक्षणिक आधार पर शोषण के आधार देखे जा सकते हैं, बहुत से शोषण के आधार हो सकते हैं, पर धार्मिक आधार पर शोषण एक बहुसंख्यक राष्ट्र में बहुसंख्यक का कभी नहीं हो सकता। वो चाहे इंडिया के लोग ही क्यों नहीं, इंडिया में हिंदू बहुसंख्यक है तो हिंदू ही क्यों नहीं किसी राष्ट्र में दावा करता है कि हमारा यहाँ शोषण हो रहा है। अगर ये शोषण किसी देश दूसरे देश में आधार रखता है तो केवल उसके पीछे यही हो सकता है कि वो शैक्षणिक रूप से शोषण हुआ है, उसको अवसर नहीं मिले हैं, या आर्थिक रूप से शोषण का आधार बोल सकता है, या राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से ये बोल सकता है, ना कि धार्मिक आधार पर। अगर ये बोलता है तो उसके पीछे का मूल कारण ये प्राप्त करना है, ये सारे लक्ष्य। मान लीजिए अमेरिका में जाए कोई भारतीय ऐसा बात बोलता है तो अमेरिकी जो सरकार होगी वो केवल यही आधार मानेगी, धार्मिक आधार पर आपका शोषण नहीं हुआ है, क्योंकि आप बहुसंख्यक राष्ट्र में आपकी बहुसंख्यक स्थिति है। एक ऐसे राष्ट्र में आपकी बहुसंख्यक स्थिति है जहाँ बहुसंख्यक का शोषण है, अल्पसंख्यक यहाँ बात करेगी तो उसकी बात मानी जा सकती है। तो वैसे ही इन राष्ट्रों में, मुस्लिम देशों में मुसलमानों का शोषण नहीं हो सकता है, उसका शोषण का आधार निम्न हो सकता है, शैक्षणिक, राजनीतिक और सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक कभी नहीं हो सकता है। पर हिंदुओं का यहाँ शोषण धार्मिक आधार पर हो सकता है। तो ये कॉन्सेप्ट के आधार पर वर्ल्ड में जो पॉलिटिकल साइंस में जो थ्योरी है बहुसंख्यक बनाम अल्पसंख्यक विवाद में, तो ये माना जाता है। हम और आप भावनाओं में बह सकते हैं, पर जो कॉन्सेप्ट दिया जा चुका है वर्ल्ड पॉलिटिक्स में वो आप नकार नहीं सकते हैं। तो ये आधार सरकार बोलती है, अधिकतर पूर्वोत्तर राज्यों में लागू नहीं होगा। सरकार घुसपैठियों और शरणार्थियों का स्पष्ट विभेद करेगी इसकी बात को लेकर। फिर जो छठी अनुसूची में राज्य जहां आदिवासी क्षेत्र वहां लागू नहीं होगी, और 2000 से पहले आए 2020 तक नागरिकता मिल जाएगी। 2014 से जो पूर्व में आ चुके हैं उससे पहले 2020 तक इनको सभी लोगों को नागरिकता दे दी जाएगी। सरकार का ये पक्ष है। इसी के आधार पर मैं आशा करता हूँ जो भी चीज़ें विवाद है 2019 का आप लोगों ने समझा होगा, और आप समझने का प्रयास करिए, और विवाद में आप ना पड़े। आप एक प्रशासक के तौर पर कैसे समस्याओं का सॉल्व कर सकते हैं, सरकार किस रूप से कार्य करती है, उसमें आपका सहयोग किस रूप से हो सकता है, ये देखने की आवश्यकता है। तो इसके साथ ही आज का सेशन में जो बातें थी नागरिकता संबंधित सभी समाप्त होती है, और हमारी ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेज अवेलेबल है। साथ ही साथ जो भी नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं और जो विभिन्न एग्जामों का यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ जो भी आपको क्यूरी है यहाँ पर आप दिए गए नंबर से बात करके आप जो भी समस्या आपको सॉल्व कर सकते हैं। साथ ही साथ पेड ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ विभिन्न टेस्ट चलता है, जैसे डीएनए टेस्ट चलता है, एमसीक्यू टेस्ट चलता है, फिर टॉपिक वाइज टेस्ट चलता है, फिर विभिन्न टीसीएस का पीटी प्लस मेंस का टेस्ट चल रहा है। जो भी छात्र जुड़ना चाहते हैं वो जुड़े, और हमारे नवीन प्रयासों के साथ खुद को सफल बनाए। और जो भी हमारा कॉन्सेप्ट है संक्षिप्त और सारगर्भित सामग्री उपलब्ध कराने का आपको, आप उन सभी का सुविधा प्राप्त कर सके। इसी के साथ मैं अमर कुमार आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।